हेलो, मैं विनोद कुमार चौहान मेरे यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेज पर पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा विषय है हिंदी में वर्ण विचार। तो टॉपिक लेते हैं वर्ण विचार। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, जबकि संस्कृत भाषा में मूल वर्णों की संख्या 46 होती है। तो पहले ये लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का अर्थ, वर्ण का अर्थ, वर्ण का अर्थ होता है चिन्ह। वर्ण लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। क्या है इसकी परिभाषा? वर्ण लिखित भाषा की लघुतम इकाई होती है। लिखित भाषा की लघुतम इकाई होती है। जैसे शब्द लेते हैं अपन, राम शब्द ही ले लेते हैं। राम, अब राम शब्द किन किन वर्णों से मिलके बना है? देखो, र, इधर देखो पीछे, र प्लस आ प्लस म प्लस अ। तो इन राम शब्द में कितने वर्ण हैं? 4। बहुत से विद्वान या हमारे साथीगण वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, जबकि अक्षर मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति है। ये तो वर्ण की परिभाषा। अक्षर की परिभाषा क्या है? अक्षर मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति। होता है। जैसे राम शब्द ही लेते हैं। राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और म। 2 अक्षरों से मिलाकर के राम शब्द बना, जबकि राम शब्द 4 वर्णों से मिलकर बना है। तो अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है? यही अंतर है। हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, जिन्हें स्वर और व्यंजनों में विभाजित किया गया है। वर्ण, हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर
दूसरा है व्यंजन। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या, मूल व्यंजनों की संख्या 33। हिंदी भाषा में स्वर 11 और व्यंजन 33। कुल वर्ण हिंदी भाषा के कुल मूल वर्ण 44 माने जाते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में मूल वर्णों की संख्या 46 होती है। संस्कृत के दो अलग होते हैं, एक तो री और ली, दो जोड़ते ही 46 हो जाएंगे। 33, 11, 44 और 2 46, ये संस्कृत के हो जाएंगे। और हिंदी के 11 स्वर और 33 व्यंजन। स्वरों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो आज हम स्वरों की स्वर की परिभाषा तो याद होगी, क्या है? स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर स्वतः उच्चारित होते हैं। इसलिए जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता अवश्य होती है। तो आज का अपन पढ़ रहे हैं स्वर के या स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। स्वरों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला भेद है व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। इस आधार पर स्वरों के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। स्वरों के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। कितने भेद होते हैं? मूल स्वर, 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर की संख्या हिंदी में 4 और संस्कृत में 5 होती है। हिंदी के मूल स्वर कौन कौन से हैं? देखो, अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री। कितने हो गए? 4। संधि स्वर के भी 2 भेद किए गए हैं। संधि स्वर के भी 2 भेद किए गए हैं। अब संधि स्वर क्या होता है? जो 2 स्वरों के मेल से या संधि करने पर बनते हैं, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर को भी 2 भाग, हाँ पहले ये रुको 1 मिनट। संधि स्वरों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। सॉरी 7 ही है, 8 नहीं। संस्कृत में क्या होता है? 8 होती हैं। आ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। कितने हो गए? 7। अब संधि स्वर को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है।
कैसे? दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर, मिश्रित स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जो दो समान स्वरों से मिलकर बने हुए हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, अर्थात जिसमें दीर्घ संधि का उपयोग हुआ हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और मिश्रित स्वर किसे कहेंगे? मिश्रित स्वर वह होते हैं जिनमें दो स्वरों के, दो अलग अलग स्वरों के मेल से बने होते हैं। जैसे दीर्घ स्वर में क्या किया जाएगा? आ, ई और ऊ, ये वाले दीर्घ स्वर हो गए। और ये क्या हो जाएंगे? मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर ए, आई, ओ और औ, ये चार मिश्रित स्वर हैं। क्योंकि कैसे बनाइए? ए प्लस ई बराबर ए, प्लस ए बराबर आई, प्लस ओ बराबर ओ, और प्लस ओ बराबर औ, दो मात्रा वाला। तो ये समझ में आई। व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। कितने भेद होते हैं? मूल रूप से दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर वह होते हैं जो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, जैसे अ, ई, उ और री, चार ये हुए। संधि स्वर क्या होते हैं? जो दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये संधि स्वरों की संख्या हिंदी में 7 होती है। आ, ई, उ को दीर्घ स्वर कहते हैं, ए, ऐ, ओ, औ को मिश्र स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर इसलिए कहा गया है इनको, देखो इधर आ कैसे बनाइए? अ प्लस आ, मतलब मूल स्वर अ और आ को जोड़ संधि की तो क्या बन गया? आ, दीर्घ संधि हुई। इसी तरह ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। इसी तरह उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। इसलिए ये तीनों स्वर क्या कहलाए? दीर्घ स्वर। और मिश्रित स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने हों, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। मिश्रित स्वर 4। अब कौन कौन से कैसे बनाए? अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ओ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ। तो एक भेद तो अपना ये हुआ। दूसरा भेद अपन पढ़ते हैं। उतार रहा है कोई? उतारो। चलो ठीक। दूसरा भेद आता है अपना उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद।
इस आधार पर उच्चारण करने में उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। ह्रस्व उच्चारण में जितना समय लगता है तो उसको उच्चारण के आधार पर या उच्चारण मात्रा के आधार पर के बोल सकती हो तुम। तो इस आधार पर 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। प्लुत वैसे संस्कृत में होता है, हिंदी में वैसे 2 ही माने जाते हैं, पर इसका उपयोग हिंदी में होने लग गया है, इसलिए इसको भी अपन सम्मिलित करेंगे। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम या उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, ऐसे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाती हैं। ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। उच्चारण करने में एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय लगे वह ह्रस्व स्वर। कौन कौन से हो जाएंगे? जो मूल स्वर थे वही ह्रस्व स्वर हो जाएंगे, अ, ई, उ और री। तो इनकी संख्या 4। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? वे स्वर जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे तो वह क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? देखो, आ दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये तो 4 और ये 7 स्वर तो हो गए 7, 4 11। परंतु कुल स्वर क्या होता है? वे स्वर जिसको उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाता है। उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे तो वह स्वर प्लुत कहलाता है। जैसे ओम, ओम। अब देखो, ओ में बोलने में इसको बोलो ओ और इसको बोलो ओम। 3 का मतलब है 3 मात्रा का समय लगता है। और इसको तो सीधे से बोलोगे ओ, आ, ई, इसको बोलो, एक मात्रा का कम सबसे कम समय लग रहा है। देखो अ, इसमें बोलो आ, डबल समय लगा। फिर इसमें देखो ओ, 3 मात्रा का समय लग गया, इसलिए इस स्वर को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो ओ यहाँ क्या है? प्लुत स्वर है।
तीसरा भेद आता है अपना व्रतमुखी अव्रतमुखी स्वर। व्रतमुखी 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 के आधार पर स्वरों के भेद। इस आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। इसको चाहो तो तुम ऐसे ही बोल सकते हो, देखो और सीधा, वैसे तो मैंने भेद ही बता दिए थे। इसको चाहो तो यूं भेद ही मान सकते हो तुम। तीसरा भेद ओष्ठों की आकृति के आधार पर, इस तरह समझो। इस आधार पर दो भेद होते हैं, व्रतमुखी अव्रतमुखी। व्रतमुखी किसे कहेंगे? देखो व्रत कैसा होता है, गोल। तो वे स्वर जिनके उच्चारण करने में मुख की आकृति गोलाकार हो जाती है, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। व्रतमुखी स्वर की परिभाषा याद हुई? वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ओठों की आकृति, ओष्ठ का मतलब ओठ, वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ओठों की आकृति गोलाकार मतलब गोल व्रत के समान हो जाते हैं, उन्हें व्रतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कौन कौन से आ जाएंगे, बोल के देखो। उ, ओ और औ। तो कितने हैं ये? 4। अव्रतमुखी कौन से स्वर हुए? व्रतमुखी को व्रतुलाकार स्वर भी बोल सकते हो और अव्रतमुखी को अव्रतुलाकार स्वर। तो व्रतमुखी स्वर कितने, क्या होगा? वे स्वर, परिभाषा क्या हुई इसकी? वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ओठों की आकृति गोलाकार नहीं हो, अर्थात व्रत के समान नहीं हो, तो ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे? अव्रतमुखी स्वर। और कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? अब 4 इधर आ गए तो 7 इधर आ जाएंगे। अ, आ, ई, और वी, ए, आई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो इनकी संख्या कितनी है? 7। इनकी 4। तो तीसरा भेद समझ में आया। ओष्ठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी को ही व्रतुलाकार भी कहा जाता है और अव्रतमुखी स्वर को अव्रतुलाकार स्वर भी कहा जाता है। व्रतमुखी वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने में ओठों की आकृति गोल हो जाए। जैसे ऊ बोल के देखो, गोल हो जाती है इनके उच्चारण करने में, और इनके उच्चारण करने में ओठों की आकृति गोल नहीं होती है, इसलिए इनको अव्रतमुखी कहते हैं। तो स्वरों का चौथा भेद आता है अपना चौथा भेद है जीवा स्थान के आधार पर। जीवा स्थान के आधार पर स्वरों के भेद।
इस आधार पर भी स्वरों के 3 भेद होते हैं। अग्र, कौन कौन से भेद होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अब देखो, अग्र जीवा स्थान के आधार पर स्वरों के भेद कैसे अपन करें, इसको याद करने का सही तरीका। अग्र स्वर किसे कहेंगे? वे स्वर जो जीवा मतलब जीव के अग्र भाग से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। इसको ई और ओ, सॉरी ओ नहीं, ये आई आएगा। मध्य स्वर में क्या आएगा? अ। और पश्च स्वर में वापस लिख लो, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में आ, ऊ, री, आ, ई, उ, आ, ऊ, बड़ा ऊ, री, ओ और औ। ये क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर। अब इसकी परिभाषा वापस सुनो। अग्र स्वर वह स्वर होते हैं जो जीवा के अग्रभाग से बोले जाते हैं। मध्य स्वर क्या होते हैं? जो जीवा के मध्य भाग या बीच के भाग से, मध्य भाग से बोले जाते हैं। ऐसे स्वरों को मध्य स्वर कहते हैं। पश्च स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग नहीं, सॉरी, पश्च पीछे के भाग से किया जाता है, तो ऐसे स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर में क्या क्या आया? ई, ए, आई। मध्य स्वर में अ और पश्च स्वर में आ, उ, री, ओ और औ। इसको चाहो तो यूं भी समझ सकते हो, जरूर मैं बताऊं। ये अग्र स्वर नीचे लिखूंगा, ऐसा करो। ई, ए और आई। मध्य स्वर में क्या जाएगा? अ। पश्चिम स्वर क्या आ जाएगा? एक तो आ, फिर ई, सॉरी ये तो आ चुका, आ के बाद ऊ, री, ए, ओ और औ। तो पश्च स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। मध्य स्वर 1, अग्र स्वर 4, 4 1 5 6 5 11। कुल कितने हुए? 11।
इस आधार पर समझ गए होंगे। अब है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद या जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के भेद। जिह्वा प्रयत्न, इसी को मुखाकृति भी बोल सकते हो। के आधार पर स्वरों के जिह्वा प्रयत्न, मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। इस आधार पर स्वरों के 4 भेद किए गए हैं। अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जितना खुलता है उसी आधार पर उनका विभाजन किया गया है। जैसे सबसे पहले लेते हैं अपन समृद्ध। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण करने में मुख सबसे कम खुलता है। मुख सबसे कम खुलता है। देखो कौन कौन से आ जाएंगे स्वर ऐसे, ई, और ऊ। सबसे वे स्वर जिनके उच्चारण करने में मुख सबसे कम खुलता हो ऐसे स्वर समृद्ध स्वर कहलाते हैं। और समृद्ध स्वर में ये 4 स्वर आते हैं। दूसरा आता है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण करने में समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक और अर्ध विव्रत से थोड़ा कम मुख खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। वापस चेक कर लो। ऐसे स्वर जो समृद्ध स्वर से अधिक नहीं, वापस वे स्वर जिनके उच्चारण करने में मुख समृद्ध स्वर से तो अधिक और अर्ध विव्रत से कम खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे, ए और ओ। तीसरा आता है भेद का अर्ध विव्रत। क्या है परिभाषा? अर्ध विव्रत स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख अर्ध समृद्ध से तो अधिक और विव्रत से कम खुलता है, ऐसे स्वर अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विव्रत की वापस सुन लो। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय विव्रत स्वर से तो थोड़ा कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक खुलता हो, तो ऐसे स्वर अर्ध विव्रत स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? आई और ऊ, नहीं सॉरी, आई, अ और औ। एक और आता है कॉलम, आजकल चल रहा है ना कॉलेज में। चौथा है विव्रत। विव्रत स्वर। विव्रत स्वर वह स्वर होते हैं जिसमें मुख पूर्ण रूप से खुल जाए, तो ऐसे स्वर विव्रत स्वर कहलाते हैं। केवल एक ही आता है अपना, इसमें मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है। देखो
आ, बोल गया। तो ऐसे स्वरों को विभ्रत स्वर कहेंगे। वापस चेक कर लो, वे स्वर जिनमें मुख सबसे कम खुलता हो, ऐसे स्वर समृद्ध स्वर ई ऊ ऊ। अर्धसमृद्ध वे स्वर जिसमें मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक और अर्ध विभ्रत से थोड़ा कम खुलता हो, ऐसे कौन कौन से आ जाएंगे? ए और औ। अर्ध विभ्रत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण करने में मुख अर्ध समृद्ध से तो अधिक और विभ्रत से कम खुलता हो, तो ऐसे स्वर अर्ध विभ्रत स्वर कहलाते हैं। इसमें 4 हैं, कौन कौन से? आई, अ, औ और कॉलम वाला अ। विभ्रत स्वर पूर्ण रूप से जब मुख खुल जाए, ऐसे स्वर क्या कहलाएगा? विभ्रत स्वर। कौन सा आता है? आ। अब है उच्चारण, 5वां भेद है उच्चारण। उच्चारण 5वां या छठा, कौन नंबर तो ध्यान देगा मुझे, छठा भेद जो भी हो, अगला भेद है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर, ये या फिर इससे पहले एक सारणी बना दो, तुम्हारे सब में काम, 2 में काम आ जाएगी। रुको 1 मिनट, देखो इस तरह समझ लो इसको। समृद्ध, फिर अर्ध समृद्ध, अर्ध विभ्रत, अर्ध विभ्रत, और ये चौथा तुम्हारा है विभ्रत। इससे तुम्हें याद हो जाएगा थोड़ा जल्दी। इसमें डाल लो अग्र स्वर, मध्य स्वर, और ये पश्च स्वर। अग्र, मध्य और पश्च। समृद्ध स्वर में क्या क्या आ जाएगा? देखो अग्र स्वर में ई, अग्र स्वर भी है और समृद्ध स्वर भी है, ई। मध्य में क्या नहीं आता समृद्ध में कुछ भी। पश्च स्वर में क्या आ जाएगा? ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध में क्या क्या आ जाएगा? ए, और इधर पश्चिम में ओ। अर्ध विभ्रत में क्या? आई, अ। अग्र स्वर में आई, मध्य स्वर में अ। अर्ध विभ्रत भी है ये और मध्य स्वर भी है। फिर इधर क्या क्या आ जाएगा? आओ। और ये अगर पूछ ले कॉलम वाला तो ये। अब बचता है विभ्रत। अब विभ्रत में केवल एक ही स्वर आता है, कौन सा आता है? आ। और कौन से स्वर में आता है? पश्च स्वर में। अब ये तो हुआ तुम्हारा, इसमें 2 एक साथ शामिल हो रहे हैं, कौन कौन से? एक तो जीवा स्थान के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर 2 तरह से आपको सारणी बन गई है। अगला है भेद उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद।
जैसे उच्चारण स्थान का मतलब ये है वे स्वर जो मुख के जिस अवयव से बोले जाते हैं वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे पहला है कंठे स्वर। क्या क्या होता है इसमें? देखो अ और आ। वैसे संस्कृत में सूत्र चलता है अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ। पर वह बाद में बताऊंगा मैं एक साथ स्वर व्यंजनों का। आज केवल स्वर पढ़ रहे इसलिए अभी सूत्र को नहीं बताऊंगा संस्कृत वालों को। दूसरा है तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन कौन से आते हैं? ई और बड़ी ई। सूत्र इसका वैसे तो इचु ईशा नाम तालु। इसके बाद लेते हैं अपन ओष्ठ। तीसरा ओष्ठ स्वर। क्या क्या आ जाएगा? पद्मानीय नाम ओष्ठ। तो दोनों तरह की ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद आता है री मूर्धन्य स्वर। क्या है इसमें? री रिटोसा नाम मूर्धा। पांचवा कंठ तालु। कंठ तालव्य ए और आई। इसका सूत्र है वैसे इसके हम सुन लो फिर बाद में लिखा देंगे। ए दैतो कंठ तालु। फिर है कंठोष्टम। कंठोष्ठ वर्ण। इसमें आ जाएंगे दोनों तरह के ओ और औ। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद हुए। तो कंठस्वर अ और आ, क्योंकि इनका उच्चारण स्थल कंठ होता है। तालव्य ई और ई, इनका उच्चारण स्थल तालु होता है। ओष्ठ है उ, इनका उच्चारण स्थल ओष्ठ होते हैं, इसलिए इनको ओष्ठेश्वर कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धा क्या होता है बताओ? मूर्धन्य जो दांतों के पीछे देखो खुरदरा सा भाग है वह कहलाता है मूर्धा, और मूर्धा से जो उच्चारित स्वर हैं वह कहलाते हैं मूर्धन्य स्वर। कंठ तालव्य वे स्वर जो कंठ और तालु दो संयुक्त रूप, दो स्थान के संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। तो ऐसे स्वर कंठ तालव्य और कंठोष्ठ, जिनमें कंठ और ओष्ठ दो भागों का उपयोग किया जाता है, ऐसे स्वर कंठोष्ठ कहलाते हैं। तो आज का हमारा ये विषय या टॉपिक कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक छोटी सी जगह का एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। यदि आप सबका सहयोग रहा तो मैं भी एक उच्च स्तर पर पहुँच सकता हूँ। इसी के साथ मैं वाणी को समाप्त करता हूँ। गुड इवनिंग।